हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज हमारा एसएसटी के प्लान में 5 डेज के प्लान में आज हमारा डे 2 है। 21 फरवरी है और आज हमारे पास पूरा का पूरा दिन है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज हम किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हो सकें और वो भी इफेक्टिव तरीके से। देखो, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने मन को खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से सारा कुछ पढ़ लें और अपने मन को बोल दें कि हाँ जी मेरा हो गया और हम इंजॉय करने लगें। सिलेबस खत्म करने का मतलब है कि आपको एसएसटी किस तरह से तैयार करनी है कि पहले पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से रीड लगानी है, फिर आपको क्वेश्चंस पे जाना है, एक बार सारी की पॉइंट्स आपको याद रखनी है और उसको जरूर लिखना जरूर है। तो आज हम 21 फरवरी को देखते हैं। तो 21 फरवरी को हमें क्या क्या करना है। तो इकोनॉमिक्स में हमने कल 20 फरवरी को हमने 2 चैप्टर कर लिया था और आज हम मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन में सारा कुछ नहीं पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर टॉपिक दिया हुआ है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करता है। तो यही 2 चीज़ें हमें यहाँ से करके जानी है ग्लोबलाइजेशन से। और इसके अलावा 21 फरवरी को हम पॉलिटिकल साइंस के भी 2 चैप्टर कर लेंगे, एक पावर शेयरिंग और दूसरा फेडरलिज्म। ये 4 चैप्टर आज हमने अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक से बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए। तो हम ओपन करते हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। तो मनी एंड क्रेडिट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये चैप्टर हमारा ओपन हो चुका है, मनी एंड क्रेडिट। इसमें क्वेश्चंस जो रिपीटेड आ रहे हैं वो क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा गो थ्रू होना है। जो शुरू वाले पार्ट्स हैं इसको हमने एक बार पढ़ते हुए चले जाना है ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें रहें। अब क्वेश्चन यहाँ पे आओ तो ये वाले क्वेश्चंस हमें जोड़ करके जाना है कि कैसे मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे एक्सप्लेन करनी है। लिमिटेशन बार्टर सिस्टम्स के क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस हमें जरूर देख के जानी है। फिर हम अगले पेज पे आते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रिपीटेड एग्जाम में आया हुआ है। द रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्लेन। रुपीज हर जगह पे एक्सेप्टेड होता है, इसे हम एक्सप्लेन करना है। रुपीज को इंडिया के गवर्नमेंट ने अप्रूव ऑथोराइज्ड होती है। इट डिमांड एंड सप्लाई कैन बी कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। हमारे देश की जो बैंक होती है वही इसकी डिमांड और सप्लाई को मैनेज करती है। तो ये सारे अच्छे से हमें जरूर करके जानी है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक ये क्वेश्चन कि आरबीआई, हम सबको पता है कि जितने भी बैंक है उसे कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई कंट्रोल करता है। तो आरबीआई के फंक्शंस, ये वाले क्वेश्चंस हमें पढ़ के जाना है। फिर जब बाद में आते हो आप तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। देखो ये कितनी बार रिपीटेड आया है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बैंक क्या होता है, क्रेडिट रिसोर्सेज क्या होता है। फॉर्मल एक आरबीआई के थ्रू होती है, इनफॉर्मल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है। इसके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और इनफॉर्मल में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो करना पड़ता है। इसके रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है और इसके अंदर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जाती है, इसमें रिलेटिव या मनी लेंडर से हम यूज करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज देयर लीडिंग फैसिलिटीज रूरल एरिया। रूरल एरियाज में क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक जो अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या क्रेडिट के इंपॉर्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है तो ये आपको अच्छे से कर लेनी है। उसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस व्हाट आर द 2 मेन रीजन फॉर क्रेडिट नॉट बीइंग अवेलेबल टू रूरल पुअर। गाँव के गरीब लोगों के लिए ये चीज़ें अवेलेबल क्यों नहीं होती है, तो ये यहाँ से आपने कर लेनी है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन काफ़ी आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। इनका एक पूल होता है जो गांव के गरीब लोगों को हेल्प करता है। हर एक मेंबर जो होती है उनकी अपनी पर मंथ की सेविंग वेरी करती है, ₹25 से 100 तक, डिपेंडिंग करता है कि उनकी एबिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। फिर वो अपने हिसाब से सेविंग करते हैं और उन मेंबर्स को लोन देते हैं जो काफ़ी पुअर हैं, जो बैंक जिसे नहीं दे पाती, और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये सारे फंक्शंस हमें यहाँ से देख लेनी है। ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसका पूछने का तरीका एक जैसा ही होता है, बस क्वेश्चंस जो हैं फॉर्मिंग अलग हो जाती है। डेप्ट रेप्ट क्या होता है ये आप जरूर देख लेना। एक्सप्लेन द टर्म डेप्ट रेप्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे यही हैं आपके मनी एंड क्रेडिट से, जो आपको अच्छे से करके जाना है। अब हम ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में सारा कुछ नहीं पढ़ के जानी है आपको। एक तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक वो पढ़ के जानी है। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्लोबलाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो जनरली ग्लोबलाइजेशन के अंदर मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस आती है, तो उसके फंक्शंस हमें देख लेनी है। ये वाले क्वेश्चंस हमें करके जानी है। फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये क्वेश्चंस देख लेना है।
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो ये सारी चीज़ें उतना डीप में हमें नहीं पढ़नी है, ऊपर ऊपर से ये सारी चीज़ें देख लेनी है। बाकी चीज़ें इसमें से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछेगा, तो इतना आप जोड़ करके जाना जिससे आप क्वेश्चंस लगा सको पेपर में, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर थे, ये 2 चैप्टर करते ही हमारे इकोनॉमिक्स सारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने पॉलिटिकल शेयरिंग, पॉलिटिकल साइंस पे। तो पॉलिटिकल साइंस में जब हम आएंगे तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग नाम से, हेडिंग से पता चल रहा है, जिसमें पावर शेयर्ड होता है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ के जानी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एक बार में गो थ्रू हो जाना है पावर शेयरिंग चैप्टर से, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ के जानी है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस बुक में से फर्स्ट चैप्टर में से यही पढ़ना है कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या थी और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है। बेल्जियम में जैसे कि हम देख रहे हैं कि 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन वाले पीपल्स हैं, और इस बाकी जो हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें से 40% पीपल जो हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो है जो बेल्जियन में रहते हैं वो जर्मन बोलते हैं। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच स्पीकिंग बोलते हैं। तो इस तरह से कंपोजिशंस आपको पढ़ के जानी है। उसी तरह से श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन 2 मेजॉरिटी ग्रुप्स है, एक सिन्हाला कम्युनिटी की, एक और तमिल की। सिन्हाला कम्युनिटी 74%, तमिल 18%। अब तमिल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, श्रीलंकन तमिल और इंडियन ओरिजिन तमिल, जो इंडिया से गए हुए हैं वहाँ पे बसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एथनिक कंपोजिशन जोड़ करके जाननी है। फिर ये मेंशन एनी 4 स्टेप्स विच वे टेकन टू श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजॉरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कैसे मेजॉरिटिज्म एक्ट को पास किया था, तो ये सारे डेट्स ये आपको अच्छे से करके जाना है। एथनिक कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, तो ये क्वेश्चंस, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल और मोरल रीजन्स क्या होता है। प्रूडेंशियल रीजन जो है वो गेन और लॉस पे डिपेंड करता है, और मोरल रीजन जो है वो सिर्फ मोरल कंसिडरेशंस पे होती है। प्रूडेंशियल रीजन में हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। मोरल रीजन में डेमोक्रेसी के बेस पे होता है। पोटेंशियल रीजन में रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर माइनॉरिटीज एंड ओमेन। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप का और ओमेन की सीटें फिक्स होती हैं। मोरल रीजन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, एग्जांपल ऑफ मोरल रीजन। पावर यहाँ पे इंडिया के अंदर शेयर्ड हुआ पड़ा है लोकल लेवल पे, ये एक एग्जांपल है इसका। तो ये सारी चीज़ें हमने एथनिक कंपोजिशन देख लिया था, तो ये सारी चीज़ें वहीं से पूछा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चंस कर लेना, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बट आंसर वही है जो हमने अभी पढ़ा है, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन। पावर शेयरिंग को हम डिजायरेबल 2 बेसिस पे बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करके जाना। पावर शेयरिंग के मेजर फॉर्म्स क्या क्या हैं। तो पावर शेयरिंग जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में होती है। एक ऑर्गन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं, जैसे लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, और जो तीसरा जुडिशरी जो हमें न्याय दिलाते हैं। फिर शेयर होता है डिफरेंट लेवल्स पे। अब वो लेवल क्या क्या है, तो एक लेवल है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का, दूसरा है यूनियन गवर्नमेंट का, तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट का, और चौथा है लोकल गवर्नमेंट का। पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर्ड होती है, और पावर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी शेयर्ड होती है। कोई पार्टीज़ के अंदर हेड होता है, कोई पार्टीज़ के अंदर बाकी मिनिस्टर्स के पोस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करके जानी है। बॉक्स में भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछने का तरीका है। सब पॉइंटें वही हैं जो आपको यहाँ से करके जानी है। तो आपको इस वाले चैप्टर से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कम करके जाना है, बाकी इतना कुछ नहीं है। फेडरलिज्म चैप्टर भी आपको अच्छे से रीड लगा लेनी है। अब सबसे पहला डिफिनीशन, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वह सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर पावर जो है डिवाइड होता है सेंट्रल अथॉरिटी पे और उसके नीचे वाले जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये फॉर्मेशंस देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन पे हम सीधे आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम्स इनटू फोर्स। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशंस होती है, फिर कॉलिशन गवर्नमेंट और ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स की अपनी खुद की पावर होती है, और हमें न्याय मिलाता है सुप्रीम कोर्ट से। तो इस सबको अच्छे से रीड करके जाननी है। लोकल गवर्नमेंट पे पावर का क्या एडवांटेज है, 2 अचीवमेंट और 2 डिफ़िकल्टीज बतानी लोकल गवर्नमेंट की। तो कंट्री को ज़्यादा यूनाइटेड और स्ट्रॉन्गर बनाता है, ठीक है। और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काफ़ी इजी होती है। और डिफ़िकल्टीज होती है कि रिसोर्सेस उतना ज़्यादा नहीं होता है, और इलेक्शन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। तो ये डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। पंचायती राज, ग्राम सभा, ये सब लोकल लेवल पे हमें डिफिनीशंस करके जानी है। की फीचर्स
फेडरलिज्म का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। की फीचर्स क्या है कि इंडिया के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल है गवर्नमेंट का, जो हमें करके जाना है। सेम सिटीजन सेपरेट जुरिस्डिक्शन, एक ही सिटीजन्स के लिए अलग अलग जुरिस्डिक्शन सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशंस की पावर है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फ्यूचर में कोई भी चेंजेस कर जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। डुअल ऑब्जेक्टिव कि सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इनके बीच का आप डिफरेंस देख लोगे। फिर देखो वही चीज़ें, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, पूछने का तरीका अलग है, आंसर वही सेम टू सेम हमें लिखनी है। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना, लैंग्वेज पॉलिसी बना, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, वही फॉर्मेशंस आपको लिखना है। फिर इंडिया के अंदर 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट उसे हम बोलते हैं जो नेशनल से इंपॉर्टेंस होती है, जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन होगी, करेंसी होगी, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट से रिलेटेड चीज़ें जैसे पुलिस हो गया, बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरीगेशन हो गया, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। कंकरेंट लिस्ट जो यूनियन और स्टेट दोनों के अंदर होता है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ जाती है। तो ये हमें सारी चीज़ें यहाँ से करके जानी है। 3 टायर सिस्टम आपको ये इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन, ये करके जाना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्यों लोकल गवर्नमेंट और इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन लेके आ गया, क्योंकि लोकल पीपल के हैव बेटर नॉलेज होते हैं, डायरेक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, डेमोक्रेसी इससे हमारा और स्टेबल बनता है। और ये डेमोक्रेसी का जैसे हम घर का नींव बोलते हैं ना, उसी तरह से डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल गवर्नमेंट जो है वो नींव है। बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट पे उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और वोमेन एम्पावरमेंट, हर एक विलेज पंचायत में, ब्लॉक में वोमेन एम्पावरमेंट पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशंस याद रख लेना, ये सब चीज़ें पेपर में हमें पूछेगा। तो इतना था इससे। तो मुझे नहीं लगता इन 4 चैप्टर को करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज होगी। बड़े आसान से एनसीईआरटी को रीड करके और अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं अब डे 3 पे मिलता हूँ कल फिर मैं आपको बताऊँगा कि कल के चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।